नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले खबर पटना से, जहां पटना जंक्शन पर एक व्यक्ति को 30 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा गया है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम पंकज कुमार बताया जा रहा है, जो गया के गुरारू का रहने वाला है। इसके पास से 30 लाख रुपए बरामद किए गए कैश। इसके पास इतनी बड़ी राशि कहां से आई और इन पैसों से क्या किया जाना था, इस बारे में वो साफ साफ कुछ भी नहीं बता पाया। जिसके बाद आरपीएफ ने इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है और अब इनकम टैक्स की टीम इस शख्स से पूछताछ कर रही है। वहीं पटना में ही ट्रेन से 1 किलो सोने के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, दोनों तस्वीर पटना की ही है। लेकिन पहली तस्वीर जहां पर पटना जंक्शन से 30 लाख रुपए कैश के साथ एक शख्स को पुलिस आरपीएफ की टीम ने पहले गिरफ्तार किया और उसके बाद पूछताछ में जब इसके तरफ से संतोषप्रद जवाब नहीं मिला तो उसके बाद इस शख्स की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं आप तस्वीरें, जहां पर ट्रेन से 1 किलो सोना की बरामदगी की गई। युवकों को गिरफ्तार किया गया और इन युवकों से अब इस वक्त पूछताछ जो है वो डीआरआई और आरपीएफ संयुक्त रूप से जब छापेमारी की तो इन दोनों युवकों को गिरफ्तार करने के बाद अब पूछताछ हो रही है। और देखिए, तस्वीरों में ये दोनों शख्स आपको नजर भी आ रहे होंगे। इनके पास से सोने के 9 बिस्किट मिले हैं, जिसकी कीमत करीब 53 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 2 लोग, सुनील कुमार और राजा कुमार, को गिरफ्तार किया गया है, जो पटना सिटी के रहने वाले हैं। आज उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदलते हुए योगी आदित्यनाथ ने नया इतिहास लिख दिया। 52 मंत्रियों के साथ योगी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस शपथ के साथ ही सीएम योगी ने यूपी में इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक पल का इकाना स्टेडियम और वहां बड़ी संख्या में मौजूद लोग साक्षी बने। योगी की महाशपथ समारोह में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने खुद नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया था। योगी की जीत को नीतीश कुमार ने योगी के काम पर जनता की मुहर बताया है। आज उनके शपथ ग्रहण समारोह में उनको बधाई देने के लिए आए, खुशी की बात है। क्या आपको लगता है सर, जो नीतियां रही हैं उस पर यूपी की जनता ने मोहर लगाई है? नहीं, बिल्कुल काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे और इसलिए जनता ने फिर से इनको मौका दिया। मंच पर खुद जाकर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। सीएम योगी को दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। शायद ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार किसी बीजेपी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना अब शुरू हो चुका है। दरभंगा के जाले में 4 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। ये घर जाले हाट में बने हुए थे। 23 मार्च को कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। अतिक्रमण करने वालों को पहले ही घरों से सामान निकाल लेने के लिए कह दिया गया था। जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने घरों से सामान निकाल लिया और इसके बाद प्रशासन की कार्रवाई शुरू होती है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने की शुरुआत हो चुकी है। दरभंगा के जाले में मकानों को ध्वस्त किया गया जो अतिक्रमित कर बनाए गए थे। इधर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि जहां भी अतिक्रमण किया जाएगा वहां ये बुलडोजर जरूर चलेगा और अप्रैल से ये अभियान और ज्यादा तेज होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या बुलडोजर का मॉडल बिहार वाला होगा तो उन्होंने कहा कि ये बिहार मॉडल ही होगा। मैं आज नमूना के तौर पे मैंने दिखाने का काम किया है और आप उसको वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अप्रैल में
5-6 तारीख के बाद आप अप्रैल महीने में कम से कम 1000 अतिक्रमण खाली किए जाएंगे और न्याय के साथ खाली करेंगे, जिसका आदेश कोर्ट से आ चुका है, जिसका अंचल से एडीएम के कोर्ट से आदेश से आ चुका है, वैसे लोगों का अतिक्रमण बहुत जल्द खाली करा देंगे। में राजीव नगर है, हाउसिंग कॉलोनी है, भूतनाथ रोड है, कई ऐसे जगह हैं जहां पे अतिक्रमण है, बिल्डिंग बनाए हुए हैं लोगों ने, तो क्या उन जगहों को भी चिन्हित करेंगे, कार्रवाई करेंगे? हमने अभी हाउस समाप्त होने के बाद अंचलों को आदेश दिया है कि आपके अंचल में कहाँ कहाँ अतिक्रमण है, जिसका केस की सुनवाई हो चुकी है, वैसा लिस्ट दे देंगे और जो सारी प्रक्रिया आएगी, बहुत सारे लोग कोर्ट से स्टे करा के रखे हैं, उसके खिलाफ भी मैं कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जाकर के उनका भी मकान इमारत ढाने का काम करूंगा। मॉडल कौन सा होगा? योगी मॉडल, बिहार मॉडल। मोतिहारी में पुलिस के रवैये से परेशान होकर एक किशोर ने खुद को आग लगाकर जान दी थी। रोहित अपने पिता और आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 6 महीने से पुलिस के चक्कर लगा रहा था। रोहित की मौत के बाद परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती करने के लिए दबाव बना रही है, तो एसपी ने आरटीआई एक्टिविस्ट हत्याकांड की जांच का जिम्मा सीआईडी को देने की बात कही है। सिस्टम से जंग हार गया रोहित, पिता के इंसाफ के लिए बेटे ने दी जान, अब मामले को दबाने में जुटी पुलिस। मोतिहारी में पिता को इंसाफ दिलाने के लिए 6 महीने से सिस्टम से जंग लड़ रहे 14 साल के रोहित ने आखिरकार मौत से समझौता कर लड़ाई को खत्म कर दिया। रोहित अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग को लेकर एसपी से मिलने गया था, लेकिन एसपी ऑफिस में बदसलूकी से आहत रोहित गुरुवार की रात पड़ोस के घर की 3री मंजिल से खुद को आग लगाकर कूद गया। 11,000 वोल्ट के बिजली के तार पर गिरने के बाद बुरी तरह झुलसे रोहित ने शुक्रवार के सुबह अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब रोहित के दादा का आरोप है कि पुलिस अपनी गर्दन बचाने के लिए गलत बयान देने का दबाव बना रही है। पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रही है जबरदस्ती कि तुम इस तरह से लिखो, लेकिन हमारे साथ जो है सो ये लोग बल प्रयोग कर रहे हैं जबरदस्ती कि इस तरह नहीं, तुमको इस तरह लिख के देना है। रोहित के पिता विपिन अग्रवाल एक जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता थे। सितंबर 2021 में अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी थी। तब से रोहित अपराधियों की गिरफ्तारी और अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस के चक्कर काट रहा था। परिजनों के मुताबिक रोहित एसपी के रवैये से भी बेहद परेशान था। से 2-3 बार फोन पर बात भी किया है कि हमको मिलना है सर आपसे। वो बोले हैं फोन पर कि ठीक है 2 बजे आ जाइए, फिर बात किया है तो बोले कि 3 बजे आ जाइए। लास्ट में अब 4 बजता हो चाहे 5 बजता हो, उस समय सो गया है वहाँ पर पिटीशन दिया है। उनका स्टेनो जो है सो उससे इसको झाड़पा झड़पी हो गया है। तो रोहित के दादा के आरोपों से उलट मोतिहारी के एसपी दावा कर रहे हैं कि रोहित के आने की कोई उन्हें सूचना ही नहीं थी, लेकिन परिजनों की नाराजगी को देखते हुए एसपी ने पूरे मामले को अब सीआईडी को सौंपने की बात कही है। उसके आने की कोई सूचना या इस तरह की खबर नहीं थी कि वो आ रहा है, उसे इस केस के बारे में बात करना है, इस तरह की सूचना हमें नहीं मिली। अब इस बुजुर्ग का दर्द समझिए कि पहले अपराधियों ने इनके बेटे को छीना, अब संवेदनहीन सिस्टम ने इनके पोते को भी छीन लिया। ऐसे में मोतिहारी पुलिस से सवाल है कि विपिन अग्रवाल के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई में क्यों हिचक रही है पुलिस। एसपी ऑफिस में ऐसा क्या हुआ कि रोहित ने घर जाकर खुदकुशी कर ली। मोतिहारी से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। नवादा के पूर्व डीटीओ नरेश पासवान की संपत्ति जब्त की जाएगी। निगरानी के स्पेशल कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। मामला आय से अधिक संपत्ति का है और कोर्ट ने नरेश पासवान को आदेश दिया है कि वे 30 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति पटना के डीएम को सौंप दें। ऐसा नहीं किए जाने पर पटना के डीएम को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। जब्त की जाने वाली संपत्ति में जमीन, मकान के अलावा कई तरह के निवेश शामिल हैं। बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट के तहत इनका कॉन्फिस्केशन का मैटर चला आ रहा था, जिसमें आज माननीय प्राधिकृत पदाधिकारी श्री दीपक कुमार ने अपना निर्णय सुनाया और उसमें इनका गर्दनीबाग स्थित मकान, एक जमीन प्लॉट और कई पॉलिसीज में इनका इन्वेस्टमेंट था, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह में, कि नगद 4 लाख प्लस पकड़ाया था। ये सभी जब्त करने का आदेश दिया।
लखीसराय की घटना को लेकर बिहार विधानसभा में विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई। आज भी बैठक में कोई निष्कर्ष हालांकि नहीं निकल पाया और अगली तारीख तय कर बैठक को स्थगित कर दिया गया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे और यही वजह है कि बैठक को स्थगित करना पड़ा। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि कई बैठकों के बाद भी घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाई है। ये सदन और सभी विधायकों का अपमान है। प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपत्ति कर रहे थे, कह रहे थे कि ना के पक्ष में बहुमत है, हम लोग का बिल जो डिमांड पास हो रहा था तो हम लोगों ने भी कहा, हमने कहा संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो मतदान करा दिया जाए। मतदान हुआ, नतीजा आपके सामने है। डीजीपी ने रिपोर्ट भेजा लेकिन वो अभी लिखा है प्रक्रियाधीन है। आप सोच सकते हैं 7 दिन का समय दिया गया था, उन्होंने 15 दिन का समय मांगा, 1 महीना बीतने जा रहा है और प्रक्रियाधीन ही अभी तक है। यह बिल्कुल अवमानना है पूरे सदन का। पूरे 243 विधायक अगर इस तरह से डीजीपी जवाब देगा, प्रक्रियाधीन है, वो भी अध्यक्ष के क्षेत्र का मामला है, इसका मतलब किसी सम्मान वो किसी विधायक का नहीं कर रहे हैं। तो लखीसराय की घटना पर बिहार विधानसभा में विशेषाधिकार समिति की बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकलने के बाद डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा क्योंकि ऑडियो वीडियो की भी जांच की जा रही है। एफएसएल की पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही विधानसभा को ये सौंपी जाएगी। एफएसएल की जांच रिपोर्ट कब तक आएगी ये कह पाना मुश्किल है। नहीं, हमारी अभी रिपोर्ट जो है ना वो जांच प्रक्रिया जारी है क्योंकि उसमें ऑडियो को भी जांच करना है, वीडियो को भी जांच करना है, तो वो बिना एफएसएल से जांच कराए उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की जा सकती है। यही बात हमने जो है उनको माननीय स्पीकर साहब को बताई। टाइम लगेगा। हाँ, टाइम तो थोड़ा लगेगा इसमें। और बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर। जी हां, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली की दर में किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं की है, यानी कि बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने पटना में जन सुनवाई के दौरान बिजली की दर को लेकर यह बड़ी घोषणा की, यानी पिछले वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के बिजली दर ही 2022 और 23 में भी जारी रहेंगे। बिजली कंपनियों ने विद्युत विनियामक आयोग के सामने स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव दिया था, लेकिन विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत कंपनियों की मांग को खारिज कर जनता को एक बड़ी राहत दी है। बता देता हूं कि इस वर्ष कोई भी किसी भी कैटेगरी में कोई टैरिफ इंक्रीज नहीं हुआ है। ये बिहार के जनता के लिए खुशखबरी है कि उनको कोई भी ज्यादा अधिभार देने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी करंट चार्जेस चला रहा है वो अगले वर्ष में भी वही लागू रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 अप्रैल को जगदीशपुर आएंगे और 1857 की क्रांति के नायक बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत होने वाले कार्यक्रम के लिए अमित शाह जगदीशपुर आ रहे हैं और विजयोत्सव पर इस बार बड़ा आयोजन होगा। तेईस अप्रैल को बिहार आएंगे अमित शाह। अमृत महोत्सव में अमित शाह होंगे शामिल। अगले महीने गृह मंत्री अमित शाह बिहार आएंगे। अमित शाह भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत वीर कुंवर सिंह की स्थली जगदीशपुर भी जाएंगे, जहां गृह मंत्री भोजपुर की जनता का आभार जताएंगे। चर्चा हुई है आजादी का अमृत उत्सव में कुंवर सिंह जी के जो अंग्रेजों से जीत हुई थी उसको अमर करने के लिए और वह कार्यक्रम के लिए माननीय गृह मंत्री जी स्वयं भोजपुर की जनता को आभार देने आ रहे हैं। इधर 4 अप्रैल को होने वाले बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में एमएलसी चुनाव की रणनीतियों के साथ साथ गृह मंत्री के बिहार दौरे की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
दिल्ली के प्रगति मैदान में कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो चल रहा है, जिसमें बिहार पार्टनर स्टेट है और यहां पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कई इन्वेस्टर्स से मुलाकात भी की है। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल है और बिहार में 20,000 करोड़ का निवेश होगा। कई इन्वेस्टर्स ने बिहार में आईटी और दूसरे क्षेत्रों में निवेश में अपनी दिलचस्पी भी दिखाई है। आज 30,000 करोड़ से अधिक का निवेश का प्लान बिहार को प्राप्त हुआ है और प्लान ही नहीं मिला है। 17 इथेनॉल की कंपनियां वहां लगने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बड़ा इन्वेस्टमेंट बिहार को मिलने जा रहा है। कई मेगा पार्क भी हम लोग वहां बिहार के अंदर बनाने जा रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।